हम देख रहे हैं श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक, तो इसमें श्वसन की जो क्रियाविधि है कौन सा विधि है, उसमें से पहला विधि ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इस प्रवस्था में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो पायरुविक अम्ल है वो प्राप्त होता है। यह क्रिया श्वसन की दोनों विधियों में एक समान होती है। इस विधि की खोज एम्बेडेन, मेयरहॉफ एवं पार्सन ये नामक वैज्ञानिकों ने की थी, इसलिए इसे एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्सन पथ EMP पाथवे ये कहा जाता है। यह क्रिया कोशिका के जीवद्रव्य में भिन्न एंजाइमों द्वारा संपन्न होती है। सर्वप्रथम ग्लूकोज वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ATP है उसमें संयुक्त होकर ग्लूकोज फास्फेट एवं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ADP बनाता है। ग्लूकोज फास्फेट जो फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फ्रक्टोज फास्फेट में बदल दिया जाता है। फ्रक्टोज फास्फेट जो फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की जो उपस्थिति में ATP से संयुक्त होकर फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। ठीक, और फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोज एंजाइम की सहायता से फास्फो जो ग्लिसर एल्डिहाइड के दो अणु बनाता है। अब जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में निकोटिनामाइड जो है वो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये नामक हाइड्रोजन ग्राही जो फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन के परमाणु ले लेता है। ठीक, जिससे पहले जो डाइफास्फो जो ग्लिसरिक अम्ल और फिर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड अम्ल के 2 अणु वो बन जाते हैं। इस क्रिया में ट्रांसफास्फो जो राइलेज नामक एंजाइम है वो भाग ले लेता है और फास्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम द्वारा फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं। ठीक, और अंत में जो फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल है ADP से मिलकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज के 1 अणु के ऑक्सीकरण से 2 अणु पायरुविक अम्ल के तथा 2 अणु ATP एवं 2 अणु NADH2 का निर्माण होता है। जिस प्रकार ग्लूकोज है वो NAD 2 अणु NAD प्लस 2 ADP इससे क्रिया करके क्या बनाता है, पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल बनाता है 2CH3 COCOOH प्लस 2 NADH और 2 ATP ये बना लेता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्रेब्स चक्र अथवा पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण कैसे होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। यह क्रिया केवल ऑक्सीश्वसन में होती है। जो क्रेब्स चक्र है इसमें पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं हाइड्रोजन मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर वायुमंडल में मुक्त हो जाती है एवं हाइड्रोजन जो है NAD से संयुक्त होकर NADH2 के रूप में अवभूत हो जाती है। इस क्रिया को HA क्रेब्स ने 1943 में पता लगाया, अतः इसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप जो निर्मित पायरुविक अम्ल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, जहां यह कोएंजाइम यानी कोएंजाइम A से मिलकर एसिटिल कोएंजाइम A बनाता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन मुक्त होती है
और हाइड्रोजन NAD द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल से मिलकर साइट्रिक अम्ल में बदल जाता है और साइट्रिक अम्ल विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में धीरे धीरे अपघटित होकर आइसोसाइट्रिक अम्ल में ऑक्सैलोक्सिन जो अम्ल है, अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल और सक्सिनिक फ्यूरमिक तथा मैलिक अम्ल अंत में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल का निर्माण करता है, जो पुनः एसिटाइल कोएंजाइम A से मिलकर साइट्रिक अम्ल बना देता है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है और क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। ठीक, देखते हैं जो पायरुविक अम्ल है वो 2CH3CO से डबल OA, ये 6H2 जल है और 10 NADA, ठीक, न्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और 10 NaDH2 का निर्माण करता है और यह चक्र आगे चलता रहता है। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या साइटोक्रोम तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और साइटोक्रोम सिस्टम। इस प्रवस्था में पहले दोनों प्रवस्थाओं में बने NaDH2 के हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे H2O जल बनाता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जो ADP के साथ मिलकर ATP में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित श्वसन एंजाइमों जैसे फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम आदि की उपस्थिति में होती है। ठीक, फिर हाइड्रोजन के परमाणु बारी बारी से हाइड्रोजन वाहक में अथवा साइटोक्रोम तंत्र में मिलते हैं, तो ऊर्जा का कुछ अंश विमुक्त होता है और ATP के रूप में संचित होते रहते हैं। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु से साइटोक्रोम तंत्र में इलेक्ट्रॉनों के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र या साइटोक्रोम तंत्र कहा जाता है। इस तंत्र में जल के एक अणु बनने से 3 ATP के अणु बनते हैं, जो ऊर्जा का भंडार होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं ऊर्जा विमुक्ति, एनर्जी रिलीज। तो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ATP ऊर्जा का भंडार है, जिसके विच्छेदन यानी जल अपघटन से ADP एवं फास्फोरिक अम्ल H3PO4 बनाता है तथा लगभग 10,000 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है। ठीक, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जल अपघटन जब होता है तो ADP प्लस 3PO4 प्लस 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त करती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीश्वसन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। जो मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो ऑक्सीकरण श्वसन के अंत में ग्लूकोज के जो अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एथिल अल्कोहल एवं 21 किलो कैलोरीज ऊर्जा यानी 2 ATP प्राप्त होता है। और ये जो 2 ATP प्राप्त होता है ऑक्सीश्वसन की भांति यह भी ग्लाइकोलिसिस से प्रारंभ होता है। ठीक, और ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज के एक अणु से जो ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु, ATP के 2 अणु तथा NaDH2 के 2 अणु का निर्माण होता है। ठीक, और ऑक्सीजन की तरह इसमें क्रेब्स चक्र नहीं चलता, वरन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता, जिससे एसिटाल्डिहाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अंत में एसिटाल्डिहाइड ग्लाइकोलिसिस से बने NaDH2 द्वारा अपचयित होकर अल्कोहल बनाता है। जैसे ये पायरुविक अम्ल है 2CH3COOH, ये 2 अणु, कार्बोक्सिलेज है वो 2CH3COH, ये बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त हो जाती है।
उसके बाद 2CH3COCOOH, फिर ये NADH2 के साथ क्रिया करके डिहाइड्रोजिनेज होता है और अल्कोहल CH3CH2OH अल्कोहल बनाता है, NAD ये बनता है। तो इस प्रकार से यह क्रिया होती है। इसके बाद आता है किण्वन फर्मेंटेशन। ये होता क्या है? किण्वन है अनाक्षी श्वसन से मिलती जुलती एक क्रिया जिसमें जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है सूक्ष्म जो जीवों एवं जीवाणुओं की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है। इष्ट कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से अल्कोहल प्राप्त होना इसका चित परिचित उदाहरण है। जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6 इष्ट जाइमेज की उपस्थिति में वो अल्कोहल CH3CH2OH अल्कोहल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 21 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है। तो इस प्रकार से जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति जीवाणु की उपस्थिति सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है। ये किण्वन अभिक्रिया है। अनाक्षी श्वसन की तरह इसमें भी कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, ये उप उत्पाद है और कम मात्रा में किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये किण्वन में है। इसके अन्य उदाहरण है किण्वन का दूध से दही का बनना, ग्लूकोज से एसिटिक अम्ल सिरका का बनना। तो दूध से दही का बनना स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक नामक जो जीवाणु है वो इसके द्वारा दूध से उसमें खट्टापन आ जाता है दूध में। ठीक, इसी प्रकार ग्लूकोज से एसिटिक अम्ल या सिरका का बनना तो एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु ग्लूकोज को एसिटिक अम्ल में बदल देता है। इसके बाद श्वसन तथा किण्वन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, देखते हैं। श्वसन एवं किण्वन में अंतर। श्वसन एवं किण्वन में पहला जो अंतर है उसमें शर्करा का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो श्वसन क्रिया है उसमें जो शर्करा ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि किण्वन अभिक्रिया में शर्करा का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। जो ऑक्सीडेशन है आंशिक रूप से होता है। इसी प्रकार जो श्वसन क्रिया में है हेक्सोज शर्करा का पूर्ण विघटन होता है, जबकि किण्वन अभिक्रिया में हेक्सोज जो शर्करा है उसका आंशिक विघटन होता है। इसी प्रकार थर्ड अंतर में यह है कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जो ऑक्सीश्वसन है, यानी श्वसन अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि किण्वन अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में, अर्थात जो श्वसन अभिक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में मुक्त होती है जबकि या उत्पन्न होती है, जबकि किण्वन अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कम उत्पन्न होती है। ठीक, इसी प्रकार जो श्वसन क्रिया है वो कोशिका के अंदर यानी कोशिका के अंदर ये संपन्न होती है या पूर्ण होती है, जबकि किण्वन अभिक्रिया है वो कोशिका के बाहर होती है। इसी प्रकार अन्य जो अंतर है जैसे पांचवा अंतर में देखते हैं कि इस क्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात इसमें जैसे ऑक्सीश्वसन है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है किण्वन अभिक्रिया में। ठीक, इस प्रकार इस दोनों श्वसन एवं किण्वन में कुछ अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिकीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका है। ठीक, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, ओके।